नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी एनसीईआरटी नोट्स रामबाण सीरीज़ के अंदर आज अपन देखने वाले हैं अध्याय संख्या 8 किसान, जमींदार और राज्य। बुक है आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इससे पहले अपन ने 7वें, 6ठे और 5वें अध्याय की बातचीत की थी, जो कि लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर दी हुई है। और अपन ने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के भी बारे में जितने भी आपके 4 अध्याय थे उन सब की बातचीत कर लिया, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको दी हुई है और उनकी कंप्लीट पीडीएफ, एमसीक्यू नोट्स सारी पीडीएफ मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर लिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो जिन लोगों को प्लेलिस्ट देखनी है वो चैनल को यहाँ पे यूट्यूब के अंदर लिखें, उसके बाद में सब्सक्राइब करना और यहाँ शॉर्ट के पास में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होगी। जो भी प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है वहाँ पे आपके सारे वीडियो क्रमानुसार दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपकी एनसीईआरटी क्लास 2 जो बुक है उसकी बातचीत की है। कोई भी एक वीडियो ओपन करोगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिलेगी, जैसे क्रमानुसार। जैसे यहाँ पे 5वें अध्याय के बाद में उसके एमसीक्यू प्रश्न, फिर 6ठा अध्याय, फिर 7वां अध्याय, ऐसी सारी जानकारी जो है वो क्रमानुसार है। आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन है वो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। जैसे कि ये जो किताब है पार्ट 2, इससे रिलेटेड जो आपको बुक्स चाहिए एनसीईआरटी का, उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और जो ऑनलाइन क्लास है उनकी लिंक दिए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी क्लास ये आपका बुक पार्ट 1 है, उसकी भी लिंक यहाँ पे दी हुई है। पीडीएफ जो है उनकी भी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ ये खाली पड़ा तो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो पीडीएफ लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ कैसे परचेज़ करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे या गूगल के अंदर लिखोगे lakshmandhara.com, तो आपको अपने आप एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको शॉप पे क्लिक करना है। जैसे ही शॉप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। और इस चैप्टर की जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगा। आप जैसे ही आप ओपन करोगे तो पूरी यहाँ पर आपके शो हो जाएगी। चलिए इन चीज़ों को करते हैं क्लोज और अपनी वापस शुरू करते हैं क्लास को। आवाज़ वगैरह बिल्कुल सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, ओके। चैप्टर जो है वो आपके 8वां है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। चैप्टर का क्या नाम है? किसान, जमींदार और राज्य अपने चैप्टर का नाम है। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें वो सारी अपन देखेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है। और मैंने वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की है जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो चलो, अगर आप कहीं ये डायरेक्ट नोट्स पढ़ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे ये पीडीएफ का लिंक दिया, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें ली है जो अपने एनसीईआरटी एग्ज़ाम में दी हुई है। चलो, महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले 16वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग जो थे वो गाँव में रहते थे। आज भी अपन बात करें तो बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। आज भी कई सारी जनसंख्या है जिसका कृषि जो है वो उसका मुख्य व्यवसाय है। किसान और ज़मींदार कृषि उत्पादन में लगे हुए थे। कृषि, किसानों और ज़मींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का रिश्ता बनाया है। अब कृषि जो है इसने किसानों और ज़मींदारों के बीच में जो व्यवसाय, बीच में जो सहयोग है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो संघर्ष है, उसका एक अनोखा रिश्ता बनाया है। आगे देखते हैं कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। अब मुगल साम्राज्य में कृषि समाज को लेकर के कौन से ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं उनकी बातचीत करें तो इसमें अपन देखेंगे। देखो, कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज जो मुगल दरबार की और से निगरानी में जो लिखे गए थे उसके अंदर बात करें तो आपको एक आइन ए अकबरी नामक जो पुस्तक है उसके संदर्भ में आपको जो भी जानकारी वो मिलती है वो इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? जो अपने को मुगल दरबार में लिखी गई थी और कृषि से संबंधित जानकारी देती है। कृषि समाज की मूल इकाई गाँव थी। दूसरी इसमें ये लिखा हुआ है कि कृषि जो है समाज की मूल इकाई गांव थी, जिसमें कई गुणा काम करने वाले किसान रहते थे, जैसे मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना आदि। 16वीं और 17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास के मुख्य स्रोत क्रॉनिकल और दस्तावेज हैं। आगे, मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि थी। मुगल साम्राज्य में जो राजस्व वसूला जाता था उसका जो मुख्य जो स्रोत थी, मुख्य जो आधार था
स्रोत था वो था आपके कृषि। कृषि से ही आपके यहाँ जो टैक्स वसूला जाता था, अपन एक प्रकार से कहें तो वो टैक्स जो है वो कृषि से ही वसूला जाता था। यही कारण है कि राजस्व अभिगमकर्ता, कलेक्टर और रिकॉर्ड रखने वाले हमेशा ग्रामीण समाज को नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे। आईन अकबरी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ में से एक था। आईन अकबरी जो मुग़ल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रहते हुए लिखा। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आईन अकबरी है मुग़ल दरबार का एक इतिहासकार है जिसका नाम है अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा। सीधी सिंपल बात है, मैं यहाँ से कह दूँ कि ये जो आईन अकबरी है ये किसने लिखी, तो यहाँ एक सीधा और सिंपल जवाब आएगा कि ये जो आईन अकबरी है ये जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम है आपके, क्या नाम है, अबुल फजल। क्या नाम है, अबुल फजल। अबुल फजल जो था वो आपका अकबर का दरबारी विद्वान था। ये जो था वो अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है। आइन का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूती सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बढ़ाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है। आइन 5 मुख्य दफ्तरों से बना है, जिनमें से पहली 3 पुस्तकें में अकबर के शासन और प्रशासन का वर्णन है। चौथी और 5वीं पुस्तकें दफ्तरी यानी लोगों की धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित और इनमें अकबर के शुभ कथन का संग्रह। तो पहली ये जो आपकी आईना अकबरी है इसके ऊपर 5 दफ्तर है, यानी इसके 5 पार्ट हैं। पहले 3 पार्ट जो है उसमें तो अकबर के शासन का वर्णन मिलता है। चौथे और 5वें जो है उसके अंदर अकबर की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन देखने को मिलता है। अपन 9वें अध्याय में इनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अपनी सीमाओं के बावजूद आईन अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बना हुआ था। अन्य स्रोतों में बात करें 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल है जो सरकार की आमदनी का ब्यौरा व विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधी उपयोगी का खाका पेश करते हैं। और अन्य ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जो अपने को मिलते हैं जिसमें राजस्व वसूल करने और आमदनी का ब्यौरे की जानकारी मिलती है। किसान और उनकी ज़मीन, देखो ये जो 8वां पार्ट है इसमें ज़्यादा कोई ऐसे हाईलाइट वाले बिंदु नहीं है, बस नॉर्मली समझने की बात है। किसान और उनकी ज़मीन एवं कृषि मुग़ल काल के भारतीय फारसी स्रोतों के लिए आमतौर पर रैयत, ये जो शब्द है रैयत और आगे बात करूं रैयत का बहुवचन होता है रियाआ और इसका एक और शब्द होता है मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी शब्द जैसे जो शब्द मिलते हैं ये सारे के सारे किसानों से संबंधित है। यहाँ मैं लिख देता हूँ किसान के लिए जो प्रयुक्त होने वाले शब्द, एक था रैयत, इसका बहुवचन था रियाआ। उसके बाद में एक शब्द था जिसका नाम है मुजारियन। उसके बाद में बात करूँ किसान या फिर आसामी, ये जो सारे के सारे शब्द है ये किसान से संबंधित है। 17वीं सदी के अंदर 2 किस्म के किसानों की चर्चा की गई है। सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक तो था खुद कास्त, दूसरा था पाही कास्त। देखो खुद कास्त का मतलब होता है पहले किस्म के वे किसान जो उन्हीं गाँव में रहते थे और जिसमें उनकी ज़मीन थी, यानी ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी वो तो थे खुद कास्त। पाई कास्त का मतलब है दूसरे किस्म के किसान वे थे जो खेतियर थे, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से पाई कास्त बनते थे। अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले या फिर मजबूरन अकाल भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी, ऐसे में लोगों को पाई कास्त बनना पड़ता था। सीधी सिंपल बात है। 17वीं शताब्दी के अंदर 2 प्रकार के किसानों की चर्चा होती है। एक तो होता है खुद कास्त, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। एक तो होता है खुद कास्त, दूसरा होता है पाही कास्त। देखो खुद कास्त का मतलब क्या होता है, देखो खुद कास्त का मतलब होता है, ओहो गजब का मोटा है। खुद कास्त का मतलब होता है ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती हो, ठीक है ना, ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की
ज़मीन होती है वो तो हो गए खुद काश्त। दूसरे हैं पाई काश्त, यानी ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो किसी दूसरे गांव में जाकर के ठेके पर ज़मीन लेके कृषि कार्य करते थे। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से पाई काश्त नहीं बनते थे। अगर कहीं दूसरे गांव में कर की जो शर्त है वो थोड़ी कम लगे, अच्छी लगे, तो वो वहाँ जा कर के खेती कर सकते थे। और दूसरी बात, कहीं पे अकाल पड़ गया हो, भूखमरी हो गई हो या आर्थिक परेशानी तंगी हो, तो वो दूसरे गांव में जा कर के पाई काश्त बन जाते थे। उत्तर भारत के औसत किसान के पास शायद कभी एक जोड़ी बैल या 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इनमें से भी बहुत कम होता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत यानी निजी संपदा के आधार पर आधारित थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस समय जो खेती थी वो व्यक्तिगत मिल्कियत यानी निजी संपन्नता के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति के जो मालिक होते हैं उसी तरीके से। कृषि उत्पादन में ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार उनकी गणना के मुताबिक समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 5 करोड़ बढ़ गई। 2200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ गई थी, यानी काफ़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही थी। आगे सिंचाई और तकनीकी। बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत ज़मीन थी, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतज़ाम नहीं था। जो बाबरनामा है, अपन आगे जो नेक्स्ट पार्ट है 9वां, उसके अंदर ये बाबरनामा, अकबरनामा, इन सब की बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि आगे वाले चैप्टर में आई हुई है। तो ये जो बाबरनामा है ये कहती है कि भारत या हिंदुस्तान में ज़मीन जो है वो खेती के लिए बहुत सारी है, लेकिन कहीं पे भी बहते हुए पानी का इंतज़ाम नहीं था। ठीक है, वह इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से भी पैदा हो जाती थी, और हैरानी की बात यह है कि वसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा होती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। ये अचंभे वाली बात लगता है। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों तथा रैट के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता था। लाहौर, दिलापुर दोनों आज पाकिस्तान में, ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रैट के ज़रिए सिंचाई करते थे। ये जो जानकारी है वो आपके बाबरनामा में अपने को मिलती है। बाबरनामा ये उल्लेख करती है कि भाई साहब, मैं जब भारत में आया तो मैंने यहाँ पे ये स्थिति देखी कि यहाँ पे ज़मीन तो बहुत है लेकिन पानी का इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, और यहाँ बारिश के पानी से ही सब कुछ काम चलाया जाता है, और लोग रैट तथा बाल्टियों के ज़रिए पानी की सिंचाई करते हैं। फसलों की भरमार, साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहाँ बारिश, सिंचाई या अन्य साधन हर वक्त मौजूद थी, वहाँ पे 3 फसलें भी हो जाती थी। कम से कम 2 फसल होती थी, जहाँ बारिश अच्छी होती है वहाँ पे 3 फसलें होती थी। पैदावार में विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए आईन अकबरी हमारे को बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत और आगरा में 39 किस्म की कृषि कार्य होती थी, यानी 39 फसलें उगाई जाती थी अलग अलग प्रकार की। और दिल्ली प्रांत में बात करें तो 43 प्रकार की किस्म की पैदावार होती थी। और बंगाल में अगर अपन बात करें तो बंगाल के अंदर जो पैदावार होती थी वो होती थी आपके चावल की, सिर्फ और सिर्फ 50 किस्में जो थी वो आपकी चावल की होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 39 जो किस्म है वो आपकी आगरा से संबंधित है, 43 किस्म दिल्ली प्रांत से संबंधित है, और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम किस्म की जो फसलें होती है उन्हें कहते हैं जिन्स ए कामिल। मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। उस समय में बात करें तो दक्षिण पठार और मध्य पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ कपास की कृषि कार्य होती थी, और बंगाल के अंदर जो है वो चीनी का उत्पादन भी होता था। और जो फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, सर्वोत्तम अच्छी फसलें होती थी, उन्हें कहा जाता है जिन्स ए कामिल। तिलहन जैसे सरसों दलहन की नकदी फसलों के अंतर्गत आती थी। कपास, गन्ने, गेहूँ फसलें बेहतरीन जिन्स में शामिल थी, यानी कपास और गन्ना जैसी जो फसलें थी वो बेहतरीन जिन्स थी। बेहतरीन जिन्स का मतलब क्या हुआ? सर्वोत्तम अच्छी फसलें। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि उनसे राज्यों को ज़्यादातर कर प्राप्त होता था। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारत उपमहाद्वीप में पहुंची, जैसे मक्का है, भारत में अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया, और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया से लाई गई। अनानास और पपीता भी वहीं से आए थे। आगे बात करें तंबाकू का प्रचार।
यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा था। इस पौधे की सबसे पहली जो अगर बात करें शुरुआती दौर की दुनिया, तो आपके था दक्कन। वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ये उत्तर भारत में लाया गया, फिर 17वीं शताब्दी में ये उत्तर भारत में लाया गया। और आइन ने उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू जिक्र नहीं करता। आइन अकबरी जो है वो आपके उत्तर भारत में तंबाकू नामक की फसल का कोई जिक्र नहीं करता है। आगे अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखी। ठीक है, और ऐसा लगता है कि इस समय तंबाकू, धूम्रपान, हुक्का या फिर चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा था। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से चिंतित हुआ और उसने इस पर पाबंदी लगा दी। और जहांगीर ने क्या किया, तंबाकू के ऊपर सबसे पहले पाबंदी जो लगाई थी वो आपके 1617 ईस्वी में लगाई थी। ये पाबंदी पूरी तरीके से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। तो कुल मिला के ये बात करें कि तंबाकू के प्रचार में काफ़ी मुगल काल का योगदान रहा है, क्योंकि जहांगीर ने इसके ऊपर पाबंदी तो लगाई, लेकिन तब तक काफ़ी हिस्सों के अंदर जो है वो इसकी खेती है वो बड़ी मात्रा में होने लग गई। और जो इसके उत्पादक करता थे वो इस तरीके से कोई भी ऐसा कदम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर पाबंद लगे। आगे ग्रामीण दस्तकार। गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसमें बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उनकी सेवा की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसलों का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती के लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होती, यह शायद पंचायत ही तय करती थी। अब उसके ऊपर अदायगी यानी कर कितना होगा, इसकी जो सूचना या इस प्रकार से जो डिसाइड करने का जो निर्णय होता था पंचायत का होता था। ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करें, मर्द खेत जोतते थे, महिलाएं बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई करती थी और साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का कार्य जो था वो महिलाओं का था। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों की कढ़ाई जैसे दस्तकारी कार्य का काम उत्पादन ऐसे पहलू थे जो महिला के श्रम पर निर्भर करते थे। किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाज़ारों में भी ये कार्य करती थी। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, न कि दहेज की, यानी महिला की डायरेक्ट बोली लगती थी। तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत पाने का अधिकार था। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद में जंगल और कबीले। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्य का न होना बिल्कुल नहीं था। परंतु आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। भाई आजकल किसी को अपन कहते हैं साला जंगली गंवार कहीं का, तो इसका मतलब ये होता है कि सभ्य नहीं है। उस समय अगर बात करें जंगल के कबीलों की, तो उस समय मतलब ये कहीं नहीं था कि असभ्य लोग। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा, देखिए इस बात को आपको ध्यान में रखना, जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों या फिर शिकार या फिर स्थानांतरित खेती के ऊपर निर्भर करता था। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, यानी बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। अब जो लोग जंगल में रहते थे उनके लिए तो जंगल एक प्रकार से उनके जीवन या उनकी ज़िंदगी का गुजारा करने का क्षेत्र था। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य के लिए जंगल उल्टा था। क्योंकि वहाँ बदमाश रह करके एक प्रकार से अड्डा चला सकते थे, ऐसी स्थिति थी। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। राज्यों को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसके लिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल थे। जो जंगल के कबीले थे वो राज्यों को सपोर्ट करने के लिए जंगल से हाथी देते थे। जमींदार और उनकी शक्ति। जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे कारण जाति था। दूसरा कारण यह भी था कि वो राज्य के कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। ठीक है, जमींदार की स्मृति की वजह उनकी विस्तृत
जमीन जिसे मिल्कियत कहते हैं, यानी खुद की संपत्ति, यानी संपत्ति या मिल्कियत ज़मीन पर ज़मींदारों की निजी प्रयोग के लिए होती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। ज़मींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों जो बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे और इन्हें गिरवी भी रख सकते थे। ज़मींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूलते थे या फिर कर वसूलने का कार्य करते थे, या इसके बदले वे उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर ज़मींदारों के पास अपने किले थे, अपनी सैनिक टुकड़ियाँ थी और घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाही आदि जत्थे वगैरह थे इनके पास में। आईने के मुताबिक मुगल भारत में ज़मींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी कि 3,84,558 पैदल सैनिक थे, 77,000 के आसपास पैदल थे, और ये आपके 1863 हाथी थे, 4260 की बात करें तो ये आपके तोप थे, ये 4500 नाव थे। इस तरीके से ये अपने जो आईने अकबरी है वो वर्णन करती है। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे। एक तो था कर निर्धारण, दूसरा है वास्तविक वसूली। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर बात में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने में ऐसी ज़मीन के आंकड़ों का संकलन किया और उसके बाद बादशाहों के शासनकाल में ज़मीन नपाई का प्रयास जारी रहा। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट आदेश दिया कि हर के गाँव में खेती की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, क्योंकि ये थोड़ा आप चेंज करना, सफलतापूर्वक नहीं हुई क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े से जंगल से घिरे हुए थे जिनकी नपाई नहीं हो पाई। 1665 में इस प्रकार के जो आदेश है वो औरंगजेब। चांदी का प्रवाह, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यह साम्राज्य थे मिंग यानी चीन का साम्राज्य है, सफावी ईरान में, ओटोमन तुर्की में। ये जो सफावी, मिंग और ओटोमन साम्राज्य हैं, इनके बराबर यहाँ पे जो मुग़ल साम्राज्य था वो इनके बराबर हैसियत रखता था, या फिर इनके समकालीन ये साम्राज्य थे। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीन व्यापार का जीवित जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्रियों से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी और नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। जैसे जैसे समुद्री मार्ग की खोज हुई, पुर्तगाली अपने भारत में आए और उन्होंने नए नए व्यापार के रास्ते अपनाए। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में अपने यहाँ पे चांदी लाई गई। एशिया से भारी मात्रा में अपने यहाँ पे चांदी आई थी। इस चांदी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी की प्राकृतिक कोई संसाधन नहीं थे। इसके साथ ही एक तरफ जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में आसानी हुई। देखो, एशिया से जितनी भी चांदी प्राप्त हुई उससे यहाँ का जो चांदी का जो भंडार था वो बढ़ गया, ठीक है। और जो चांदी की मुद्रा संचार प्रणाली थी उसकी ढुलाई की गई, यानी चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया। और दूसरी बात, मुगलों के पास में जो नकदी कर था वो काफ़ी मात्रा में जमा हो गया। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो अमील का मतलब होता है एक मुलाजिम जिसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि प्रांतों में राज्य के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, राज्य के जो नियम है उनका पालन हो रहा नहीं। उसके बाद में है पोलज, वह ज़मीन जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती है, जैसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे पोलज कहते हैं। फरोती का मतलब होता है वह जमीन जिस पर कुछ दिन के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी वापस ला सके, उसे कहते हैं फरोती। चतर का मतलब होता है जमीन 3-4 वर्ष खाली छोड़ जाती है। बंजर का मतलब होता है वह जमीन जिसे 5 या 4 वर्ष से ज़्यादा खेती नहीं, बंजर कहते हैं। बिया में मल्लाह जादाओं यानी इनका शाब्दिक होता है नाविकों के पुत्र, इनकी तुलनाएं दासों से की जाती थी। फर्क का होता है का एक प्रशासनिक मंडल, ठीक है, परिणाम प्रशासनिक मंडल। और पेशकश की बात करें हर तरह की पेशकश कहते हैं। 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी बंगाली कविता कहते हैं चंडी मंगल, ठीक है, बचन मंगल की मुकुंद राम चक्रवर्ती की एक बंगाली कविता है। के एक मुसाफिर दुगनी और 1690 ईस्वी में भाषा को अपनी यात्रा को पूर्ण करने गया था, ठीक है। यहाँ पे आईने का की बात करें
तो आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉक मैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कलकत्ता के एशिया सोसाइटी ने बिब्लियोथीका श्रृंखला में किताब का 3 खंड में अंग्रेजी में किया गया। पहले खंड का मार्क अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉक मैन का है जो कलकत्ता, बाकी जो 2 खंड हैं किए एच जेरेट हैं कि वो आपके कलकत्ता में मौजूद है। ठीक है, चलिए आपका जो चैप्टर कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपके वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ क्लिक करके आप इस पीडीएफ जो नोट्स की वो अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके चैप्टर संख्या 5 से लेकर चैप्टर संख्या 9 तक की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, आगे अपन संख्या 9 शासक और इतिवृत्त चैप्टर संख्या 9 तक